गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने जाना था पादप उत्तक के बारे में हमने पढ़ा था। उस बीच में हमने विभाज्योत्तक का भी उदाहरण देखा था, टाइप देखा था। तो विभाज्योत्तक को हमने क्लियर किया था, उसमें स्थायी उत्तक आता था। अब फिर स्थायी उत्तक के भी बहुत सारे पदार्थ थे जो कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत सारे स्थायी उत्तक में विभाजित हो जाता था। तो उसका एक पहला उदाहरण है, पहला रूप है सरल स्थायी उत्तक। अब यह सरल स्थायी उत्तक होता क्या? 6.2.2 का पहला सरल स्थायी उत्तक। आइए देखते हैं। कोशिकाओं के कुछ परतों उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करता है। कोशिकाओं के कुछ पदार्थ परतें क्या करते हैं? उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करते हैं, मतलब वो उसका एक ऊपरी परत के तौर पर कहलाता है। इन्हें पैरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक स्थायी उत्तक का एक प्रकार है। और पैरेन्काइमा उत्तक क्या है? स्थायी उत्तक का एक प्रकार कहलाता है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। यह कोशिकाएं जीवित होती है। यह कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। यह प्रायः बंधन मुक्त होता है। यह प्रायः क्या होता है? बंधन मुक्त होता है। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के बीच काफी स्थित रिक्त स्थान पाया जाता है और इन सारी कोशिकाओं के बीच बहुत सारे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यह उत्तक पौधों की सहायता प्रदान करता है। यह उत्तक पौधों को सहायता प्रदान करता है। यह जो रिक्त स्थान होता है वो पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। और उसी रिक्त स्थान पर भोजन का भी भंडारण होता है। कुछ पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है और कुछ पैरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोफिल पाए जाती है। इसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और इसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसी स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरोरेन्काइमा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में उत्तक को क्या कहते हैं? क्लोरोरेन्काइमा हरित उत्तक भी कहते हैं। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है। और यहाँ पे बहुत सारे उन बीच जो हवा की जो गुहिकाएं है, मतलब उनका जो गुहिकाएं कहलाती है, उनका जो दबाव कहलाता है, वो उपस्थित होने के कारण पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल का कार्य करता है। मतलब पानी में पौधों को उत्प्लावन बल का कार्य होता है, जिसके कारण पौधे पानी के ऊपर तैर पाते हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा भी कहा जाता है। तने एवं जरे के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ तथा जल का भी संग्रह करते हैं। और तने तथा जल क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा पोषण करने वाले जो पदार्थ होते हैं तथा जल का भी संग्रहण करते हैं, तथा साथ ही साथ क्या करते हैं? जल का भी वहां से संग्रहण करते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण कोलेन्काइमा भी की एक स्थायी उत्तक है। कोलेन्काइमा भी एक स्थायी उत्तक है, मतलब कोलेन्काइमा एक स्थायी उत्तक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन आता है। यह पौधे की विभिन्न भागों पत्ती, तना, मतलब विभिन्न भागों कौन कौन से? पत्तियां और तना के बीच टूटे हुए लचीलापन लाता है और टूटने के जैसे लचीलापन लाता है। वो पत्ती को देखते हैं कि आप उसे किसी तरह भी मोड़ दे वो मुड़ जाता है, वो वैसा उस प्रकार का लचीलापन लाता है कोलेन्काइमा। ठीक है। यह पौधों का यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। पर्णवृत्त में इसे कहाँ देखा जा सकता है? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी तथा अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। यह उत्तक की रचना किस प्रकार की होती है? कोशिका जीवित होती है, लंबी होती है तथा अनियमित ढंग से तनों पर मोटी होती है। और तने पर क्या होती है? मोटा होता है। और कोशिकाओं के मध्य बहुत कम स्थान होता है। और कोशिकाओं के मध्य क्या होता है? बहुत कम ही स्थान पाया जाता है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन्काइमा होता है और एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह उत्तक पौधों को कठोर तथा मजबूती बनाता है। और यह क्या करता है? पौधों को कठोर तथा मजबूती बनाता है।
नारियल या रेशायुक्त छिलका, नारियल या रेशायुक्त छिलका स्क्लेरोकाइमा उत्तक से बना होता है, स्क्लेरोकाइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। यह लंबे तथा पतली होती है क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, और यह लंबी तथा पतली होती है क्योंकि इस उत्तक की भित्ति क्या होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। ठीक है, लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। लिग्निन क्या होता है कि उसे कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, यह भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। कोशिका यह इतना मोटा होता है कि कोशिका के भीतर कोई एक आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है। यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में मौजूद होता है। यहाँ पे बोला गया है कि यह भित्ति प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। यह उत्तक तने में क्या होता है? संवहन मंडल के समीप, कहाँ? संवहन मंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में मौजूद होता है। कहाँ कहाँ? पत्तियों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकाओं में मौजूद होता है। यह पौधों के भाग को मजबूती प्रदान करता है। यह पौधों के भाग को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब इस बीच में हम देखते हैं कि यहाँ एक 6.3 क्रियाकलाप दिया गया। 6.3 क्रियाकलाप देखते हैं। रिया की ताजा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। अब रिया की ताजा तोड़ी हुई पत्ती को लेने के लिए कहा गया है। इस पर दबाव डालकर इस प्रकार तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। अब इस पर दबाव डालकर इस प्रकार तोड़िए कि पत्ती का छिलका क्या हो? अलग निकल जाए। ठीक है, इस छिलके को अलग करके पानी के भीतर हुई पेट्री में रखें। इसे पेट्री में रखने के लिए कहा गया है। फिर इसे सेफ्रेनिन विलयन का कुछ बूंद लीजिए। सेफ्रेनिन विलयन का कुछ बूंद लेने के लिए कहा गया है। कुछ समय लगभग 2 मिनट के बाद छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए। 2 मिनट के बाद उसे स्लाइड पर रखने के लिए कहा गया है। इसे धीरे से कवर स्लिप से ढक दीजिए। इसे क्या कहा गया है? कि कवर स्लिप से ढकने के लिए कहा गया है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका अवलोकन कीजिए। इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो अब उसे प्रयास कर सकते हैं और नहीं भी तो इसके तौर पर हम बस इसे समझ सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है, और सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो दिखाई देता है हमें वो कोशिका का सबसे बाहरी परत कहलाता है, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। जिसे क्या? एपिडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, और सूक्ष्म स्थानों पर मिलने वाले एपिडर्मिस क्या होती है? मोटी होती है। यह पानी की क्षति को कम करके पादपों की रक्षा करती है। यह पानी की क्षति को कम करके क्या करती है? पादपों की रक्षा करती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। यह पौधों क्या करता है? सभी भागों की रक्षा करता है। एपिडर्मिस कोशिकाएं पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी पतली प्रतिरोध परत बनाता है, और एपिडर्मिस क्या करता है? यह कोशिकाओं पौधों का बाहरी सतह पर क्या करता है? प्रायः मोम जैसी पतली परत का निर्माण करता है। यह पानी क्षति के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करता है। यह क्या करता है? पानी की विरुद्ध जो यांत्रिक जो क्षति होता है उससे अलग करके रखता है, और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करता है। परजीवी कवक जो होते हैं वो पौधों के प्रवेश के कारण वो रक्षा करता है। क्योंकि एपिडर्मिस कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। क्योंकि एपिडर्मिस कोशिकाओं का कार्य क्या है? रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंत कोशिकीय स्थान के
अच्छी परत बनाती है और ये इसके कारण ये कोशिकाएं बिना किसी आंतरिक कोशिकीय स्थान के अच्छी परत बनाती है। ज्यादातर एपिडर्मिस कोशिकाएं अपेक्षाकृत पतली होती है। ज्यादातर एपिडर्मिस कोशिकाएं क्या होती है, पतली पाई जाती है। सामान्यतः उनकी बाह्य और पार्श्व भित्ति उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। सामान्यतः क्या पाया जाता है कि उसकी बाह्य और पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटा पाया जाता है। ठीक है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को देखा जा सकता है। पत्ते की एपिडर्मिस से क्या देखते हैं कि हम छोटे छोटे छिद्र देखते हैं। इन छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमाटा हम कह सकते हैं। स्टोमाटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाओं घेरे रहते हैं। स्टोमाटा को क्या करता है, दो वृक्क के आकार की कोशिकाओं को घेरे रखता है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहा जा सकता है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है। यहाँ पे बोला गया है कि ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वसा के रूप में पानी का निकालना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि वसा के रूप में पानी का निकालने वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को स्टोमाटा के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होता है, स्टोमाटा के द्वारा वहां पे पूरित होता है। जलों की एपिडर्मल कोशिकाएं जल को सोखने का कार्य करती है। जलों की एपिडर्मल कोशिका क्या करता है, जल को सोखने का कार्य करता है। साधारणतः उसमें बल जैसा प्रवर्धन होते हैं जिसमें जलों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जिसमें जलों का कुल अवशोषक सतह जो पाया जाता है वो बढ़ जाती है तथा उनकी जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होता है। अब वहां पे भी जल को सूखने की क्षमता में भी वृद्धि पाया जाता है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप होता है और मरुस्थलीय पौधों में बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्या होता है, क्यूटीन का लेप पाया जाता है। क्यूटीन का जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। क्यूटीन का जल क्या होता है, अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं, क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होता है? और बोल रहा है कि क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा का जो परत होता है नए तने के बाह्य परत पर नए वृक्ष की आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है और उसकी आयु के बढ़ने के साथ साथ उसके सुरक्षा का भी ऊतकों का कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। एक दूसरे विभाज्योतक की पत्ती तने के एपिडर्मिस के स्थान ले लेती है और एक दूसरे का जो विभाज्योतक के पत्ती का जो स्थान होता है वो एपिडर्मिस का स्थान ले लेता है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती है और बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से क्या होती है, अलग हो जाती है। यह पौधों पर कुछ बहुत परतों वाले मोटे छाल का निर्माण करती है। यह पौधों पर बहुत परतों पर क्या करती है, मोटे छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है और ये बिना अतः कोशिकाएं स्थान के व्यवस्थित होते हैं और ये क्या होते हैं, ये कोशिकाएं मृत होती है और यह बिना अंतःकोशिकीय स्थान के व्यवस्थित होते हैं और यह बिना अंतःकोशिकीय स्थान के ही यह व्यवस्थित हो जाते हैं। इसकी भित्ति पर सुब्रीन नामक रसायन होता है। इसकी भित्ति पर क्या होता है, सुब्रीन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद्य बनाता है। हवा तथा पानी के लिए क्या होता है, अभेद्य बना देता है इसको। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बारे में 6.2.2 का पॉइंट 2 मतलब सरल स्थायी ऊतक हमने जाना। अभी तक हमने सरल स्थायी ऊतक के बारे में जाना कि सरल स्थायी ऊतक होता क्या है, उसके बारे में जाना, उसका क्रियाविधि। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। जटिल स्थायी ऊतक के बारे में जानते हैं।
अब तक हम एक ही प्रकार के कोशिकाओं के निर्माण विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं, और बहुत सारे ऊतकों का हम अध्ययन कर चुके हैं जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं और एक ही तरह के कार्य करते हैं। ऐसे ऊतक का साधारण स्थायी ऊतक कहलाता है। ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं? साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। ऐसे ऊतक को साधारण स्थायी ऊतक कहा जाता है। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहा जाता है, और अन्य प्रकार के जो ऊतक पाए जाते हैं उसको क्या? जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक क्या कहते हैं? एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करता है। और यह सारे मिलकर क्या करते हैं? एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। मतलब सारे एक कार्य को ही, मतलब बोला जाए तो एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो एक काम को सारे मिलकर एक ही काम को करते हैं, उसे पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है। जाइलम तथा फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतक के उदाहरण है। जाइलम तथा फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतक का उदाहरण के तौर पर कहलाता है। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। क्या? संवहन ऊतक भी कहते हैं। और ये दोनों ऊतक मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है, और मिलकर क्या करते हैं? ये संवहन बंडल का निर्माण करता है। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है। यह ऊतक क्या करता है? बड़े पौधों की एक विशेषता के तौर पर कहलाता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूलन बनाता है। जो उनको क्या करता है? स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन बनाता है। ठीक है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया। तने का एक भाग दिखाया गया। चित्र 6.3 में पीछे जो है यहाँ पे तने का सेक्शन काट जो है वो दिखाया गया है। क्या संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को देखा जा सकता है? और जो संवहन बंडल जो विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनको क्या हम देख सकते हैं? क्या देखा जा सकता है उनको? जाइलम, ट्रेकिड, दूसरा है वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है। ठीक है। इन तीनों तथा जाइलम फाइबर रेशे में से मिलकर निर्मित होता है। इनसे क्या मिलकर क्या निर्मित होता है? रेशे का निर्माण होता है। रेशे से मिलकर निर्मित होता है यह तीनों। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है तथा इनमें से ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती है, और यह कोशिकाएं भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, और तथा इनमें से ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती है, और क्या? ज्यादातर मृत होती है। ट्रेकिड एवं वाहिकाओं की संरचना नीलाकार होती है। क्या होती है? नीलाकार होती है, नलिकाकार होती है। सॉरी, यहाँ क्या बोल रहा है कि ट्रेकिड एवं वाहिकाओं की रचना क्या होती है? नलिकाकार होती है। इसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, और जल एवं खनिज लवण का इसके द्वारा ही संवहन किया जाता है। मतलब इसे पर्याप्त किया जाता है इनके द्वारा ही। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है, और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। यह क्या करता है कि पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है, और यह किनारे की ओर पानी की पार्श्व संवहन में मदद करता है। किसकी ओर? किनारे की ओर, पानी के पार्श्व भाग में ही मदद करता है। ठीक है। फाइबर रेशे, मतलब फाइबर रेशे का मुख्य कारण सहारा देता है। फाइबर जो है का मुख्य कार्य क्या होता है? उनको सहारा देने का कार्य होता है। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम जो है वो 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। यह अवयव है चांदी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे। ये 4 कोशिकाएं, इनके द्वारा ही मिलकर फ्लोएम मिलकर बनता है। अवयव है, कोशिकाएं नहीं। ठीक है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं से गति करा सकता है। जो फ्लोएम है जाइलम के
असमान पदार्थों को, जो समान के तौर पर नहीं कहलाती है, असमान पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं की ओर से गति कराता है। ठीक है, दोनों दिशाओं की ओर से गति कराता है। फ्लोएम का पदार्थ पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। अब फ्लोएम का क्या कार्य कहलाता है? पत्तियों में जो भोजन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसको बहुत सारे भागों में भेजना रहता है, जो फ्लोएम के द्वारा ही पूर्ण होता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिका, और फ्लोएम रेशे को सिर्फ छोड़कर फ्लोएम जो कोशिकाएं पाई जाती है उनमें वो जीवित कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, इस बीच हमने देखा कि हमने यह टॉपिक क्लियर किया था 6.2। आज हमने क्लियर किया है सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक के पादप उत्तक जो 6.2 था हमने क्लियर किया। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 6.3 जंतु उत्तक। ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे जंतु उत्तक के बारे में। ठीक है, इस बीच में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे चित्र को दिया गया है। इसमें से अब 6.3 जो तने का सेक्शन है इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे रक्षी उत्तक जो यहाँ पे दिखाया गया है 6.6 में, इसको भी आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग को याद करना है, इस चित्र को आप लोग को कंपल्सरी समझ के रखना और कॉपी में नोट डाउन करके रखना। ठीक है, और इस बीच में क्या कीजिएगा, अब जैसे हमने हर क्लास में बताते हैं हम लोग कि आप लोग को पढ़ने का तरीका आप लोग को क्लियर करना है। ठीक, जो तरीका होता है वो आप लोग को स्पष्ट तौर पर मतलब वही चीज करना है। एक गांठ बांध दीजिए कि आप लोग को क्या करना है। हर बार बोला जा रहा है कि क्लास होने के पहले भी पढ़ना है। अगर क्लास स्टार्ट हो रहा है आज, तो आज के पहले, एक दिन पहले, कल के दिन आप लोग को पढ़ के रखना है इसको। ठीक है, कि अगर मैं आप लोग को आज बताऊं तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो। अब फिर उसके बीच में आप अगर पहले पढ़ के आए होंगे तो 20% आप लोग को समझ में आएगा। अब उसके बाद जब अगर मैं समझाऊं तो आप लोग को लगभग 50% क्लियर होगा। और फिर उसके बाद जब आप लोग पढ़ लेंगे, अब जब मेरा क्लास हो जाएगा उसके बाद, जब क्लास होने के बाद में आप अगर जब पढ़ेंगे फिर दोबारा तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो आप लोग को 70-80% लगभग आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो 100 में से अगर आपको 20 क्लियर करना है तो आप आप लोग कोशिश कीजिए कि 100 to 100% आप लोग को क्लियर हो जाए। और अगर जो चीज ना समझ में आए वो चीज पूछने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को कोशिश करना है। अभी का टाइम अभी थोड़ा दिक्कत के तौर पर चल रहा है, तो इसलिए आप लोग को कोशिश करना है कि घर पे ही रहना है और घर पे ही सुरक्षित रहना है। ठीक है, तो अभी कोशिश कीजिए कि बाहर ज्यादा से ज्यादा ना निकले, बाहर अभी घूमने की कोशिश ना करें और अभी सिर्फ आप लोग घर में बैठे रहें और घर में पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक, पिछले क्लास जो हमारा जो लेसन क्लियर हुआ है उसको आप लोग को फिर से एक बार रीड कर लेना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेसन अभी पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है, अभी बस खाली एक ही टॉपिक, 2 टॉपिक क्लियर कराया गया है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि पिछले वाला लेसन को आप लोग को एक बार फिर से हल्का सा रीड कर लेना है कि हल्का सा मेन पॉइंट जो है जो नेक्स्ट लेसन को लेकर बना हुआ है उसको आप लोग समझ सके। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि पिछले लेसन को आप लोग फिर से रीड कर लेना है और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है आशा करते हैं सभी कोई बना लिए होंगे। अगर जो नहीं बनाए हैं उसको क्या करना है कि आप लोग को बना लेना है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स बनाना है। ठीक, आप लोग का टोटल का क्वेश्चन आंसर्स हमको बना हुआ देखना चाहिए। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन आंसर्स बनाना है वो क्वेश्चन आंसर बनाइए, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया, आज का जो लेसन मैंने पढ़ाया, इस बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 6 क्वेश्चन आंसर बीच में पूछा हुआ। बीच का जो क्वेश्चन पूछता है ना वो मेन टॉपिक कहलाता है, वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि इसको भी क्लियर करके रखना है, इसको भी क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन रहना है और कॉपी में इसका लिखित होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।